कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी फिक्र, दूसरी लहर में गिरावट के साथ ही देश में तीसरी लहर की भविष्यवाणी से डर का माहौल है। लेकिन आज हम आपको कोरोना वायरस के कैरेक्टर और लहर की कई अनसुनी थ्योरी बताने वाले हैं। लहरों के उठने और गिरने के बीच की असलियत सुनाने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि क्या कोरोना वायरस एक वेल प्लान्ड जैविक हथियार है और कोरोना वायरस पर उठते सवाल और उसके रहस्यों से पर्दा हटाने वाली थ्योरी का आधार क्या है। एक वायरस ने लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। एक वायरस ने लाखों लोगों की रोजी रोटी छीन ली। एक वायरस ने देश दुनिया की इकोनॉमी को पटरी से उतार दिया। तो आखिर ये कोरोना वायरस आया कहां से, क्यों आया, कब आया और कब जाएगा? विज्ञान भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा है और यही वजह है कि कोरोना वायरस को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोरोना वायरस एक बायो वेपन है। इसको लेकर TV9 ग्रुप के CEO वरुण दास ने अपने आर्टिकल में कई सवाल उठाए। आखिर कोरोना को एक वेल प्लान्ड जैविक हथियार क्यों कहा जा रहा है और कोरोना के बिहेवियर को रैंडम बिहेवियर क्यों कहा जा रहा है? दरअसल इसके पीछे वाजिब तर्क हैं। देखिए, ये कोरोना की पहली लहर का आंकड़ा है जिसमें 16 सितंबर 2020 को कोरोना के डेली नए केस का आंकड़ा 98,000 के करीब पहुंच गया। लेकिन इसके बाद कोरोना के रोजाना केस में इतनी तेज गिरावट हुई कि कोरोना का ग्राफ धड़ाम से नीचे आ गिरा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि तब देश में कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगा था। तीज त्योहार के मौसम थे। दशहरा, दिवाली, क्रिसमस जैसे बड़े पर्व मनाए जा रहे थे। बिहार में चुनाव भी हो रहे थे। बावजूद इसके कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। दूसरी लहर में कोरोना वायरस का यही व्यवहार दिखा। 6 मई 2021 को देश में 4,14,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले और इसके बाद भी कोरोना के डेली केस का ग्राफ अचानक ही नीचे आ गया। इस तेज गिरावट के लिए कई एक्सपर्ट्स लॉकडाउन को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन अगर ये तर्क सही है तो फिर पहली लहर पर्व त्योहारों के बीच भी कैसे काबू में आ गई? अब इन दो लहरों के बीच हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी भी कहीं सुनी गई, जिसका आधार 70% आबादी का संक्रमित होना है और अभी तक तो देश में करीब 2.5% लोग ही कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पीक पर कोरोना के पहुंचने के बाद इतनी तेज गिरावट का क्या कारण है? TV9 ग्रुप के CEO वरुण दास ने इसके लिए एक नई थ्योरी बताई है। वो है कोरोना वायरस की कम होती क्षमता। अब इसका आधार क्या है वो समझिए। दरअसल सीमित औपचारिक रिसर्च के आधार पर यह देखने को मिला है कि दूसरी लहर की शुरुआत में अगर किसी परिवार का एक व्यक्ति संक्रमित हुआ तो करीब करीब पूरा परिवार संक्रमित हो गया। लेकिन मई के तीसरे चौथे हफ्ते में वायरस से इन्फेक्शन का ट्रेंड बदला और इस दौरान अगर परिवार में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ तब ऐसा बहुत कम देखा गया कि उसके परिवार का दूसरा सदस्य भी इन्फेक्टेड हो जाए। मतलब अप्रैल महीने की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर आई, एक महीने में ग्राफ पीक पर चढ़ा और फिर तेजी से नीचे गिरा। इसका कारण वायरस का कमजोर होना बताया जा रहा है। वायरस वो हमेशा देखता है कि उसको ताज़ा होस्ट कहाँ मिलता है। अगर उसको होस्ट ताज़ा मिल जाता है तो फटाफट अटैक करता है। अगर मानव अपनी रक्षा कर लेता है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर लेता है, जैसे कि देशों में या दूसरे विदेशों में या कॉलोनीज़ में लॉकडाउन लग जाता है, तो वायरस को रेडी होस्ट नहीं मिलता तो वायरस अपने आप थोड़ा सा डाई आउट कर जाता है। अब ये समझिए कि कोरोना वायरस कैसे कमज़ोर पड़ता है। दरअसल एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे तक पहुंचते पहुंचते वायरस कमजोर पड़ने लगता है और संभव है कि चौथे व्यक्ति तक जाते जाते वायरस की क्षमता करीब करीब खत्म हो जाती है। अगर एक्सपर्ट्स और अथॉरिटीज इससे जुड़े डेटा को तेजी से जुटाएं और निष्कर्ष निकालें तो ये थ्योरी सच साबित हो सकती है। कोरोना वायरस का रहस्य उजागर हो सकता है और अगर ये थ्योरी सच साबित हो जाती है और अगर इसका कैलकुलेशन R0 मैथ से किया जाए तो ये थ्योरी भी सच साबित हो सकती है कि कोरोना वायरस एक जैविक हमला है। रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस का R0 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति 5 व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है।
5 व्यक्ति 25 व्यक्ति के बीच संक्रमण फैला सकते हैं। तीसरे स्टेज में 25 व्यक्ति 125 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं और चौथे स्टेज में 125 संक्रमित व्यक्ति 625 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि कोरोना का ग्राफ तेजी से गिरने से पहले 1 करोड़ लोग संक्रमित कैसे हुए, क्योंकि इस फॉर्मूले के आधार पर शुरुआती संक्रमण 1 लाख के करीब होने चाहिए। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या कुछ लोग विदेशों से संक्रमित होकर आए, जिसके कारण देश में संक्रमण इतनी तेजी से फैला। हालांकि ये तर्क वाजिब नहीं लगता। दूसरा सवाल ये कि क्या विदेशों से कोई संक्रमित खेप या सामान लाया गया, जिसकी वजह से देश में कोरोना विस्फोट हुआ, क्योंकि कोरोना की पहली लहर के दौरान इटली में कहा गया कि वुहान से लेदर मंगाए जाने के कारण वहां संक्रमण फैला। इटली ही नहीं, कई दूसरे देशों ने भी पहली और दूसरी लहर के दौरान इसी तरह की बातें कही। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वायरस के वेरिएंट और म्यूटेशन की चर्चा भी खूब हो रही है, लेकिन यहाँ तर्क ये है कि वायरस के वेरिएंट को विकसित होने और फैलने में समय लगता है। ऐसे में अगर R0 का फॉर्मूला सही है तो वायरस की घटती क्षमता की थ्योरी भी सही है और ये दावा भी सही है कि कोरोना एक वेल प्लान्ड जैविक हथियार है। क्या ये कोरोना वायरस बायो वेपन हो सकता है? तो इस बात की पूरी संभावना है और ये बात पिछले 1.25 साल से 15 महीनों से बहुत सारे लोगों ने अमेरिका में भी कही है, दुनिया के और देशों ने भी कही है, वैज्ञानिकों ने भी माना है। अब ये वैज्ञानिकों, सरकारों, वायरोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स पर निर्भर करता है कि वो इन डाटा का पता लगाएं और इस थ्योरी को नतीजे तक पहुंचाएं। इन एक्सपर्ट्स को कुछ महीने पीछे जाकर डाटा की जांच करने की जरूरत है। ये पता लगाने की जरूरत है कि महाराष्ट्र और केरल में क्या हुआ। जब दूसरी लहर अचानक भड़क उठी तब संक्रमित उड़ानें और यात्री कहां से आए। देखिए, ये जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि इसके पीछे साइकोलॉजिकल वॉर की कोई साजिश तो नहीं। अक्सर ये देखा जाता है कि बातें कहते सुनते सही लगने लगती हैं और अगर जैविक युद्ध की बात सच है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तीसरी लहर की रट लगाकर दुनिया को तैयार किया जा रहा है, जबकि लहर आने का कोई आधार नहीं बताया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।